Good morning students. I hope you all are doing well. Monday you have chemistry test. The topic is metal and non-metals. Okay. आज जो भी हम पढ़ाने वाले हैं ये भी टेस्ट में आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे टेस्ट के लिए। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही आप 10th के ही एक पेरेंट्स का फ़ोन आया था और उनसे हमको पता चला कि आप लोग आपस में क्या बात करते हैं। उन्होंने बताया कि आप लोग बोलते हैं कि अरे टेस्ट के लिए क्या पढ़ना, बुक निकाल के बैठ जाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं अरे 2 मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, एक से आंसर चेक कर लेंगे और दूसरे में आंसर टिक कर लेंगे। ये तो चीटिंग है और स्कूल तो चीटिंग करना नहीं सिखाता। हम आपको बार बार बोलते हैं कि चीटिंग नहीं करना चाहिए। सो आई डोंट नो हु आर टीचिंग यू दिस चीटिंग हैबिट्स, कहाँ से यू आर गेटिंग दिस हैबिट्स, चीटिंग हैबिट्स, क्योंकि हम एज अ स्कूल तो नहीं सिखाते हैं। तो पता नहीं आप कहाँ से ये सब चीटिंग सीख रहे हैं। दूसरी बात, ये जो चीटिंग कर रहे हैं आप लोग, ये चीटिंग जो पहले भी मैं ये बात कई बार बोल चुकी हूँ कि जो चीटिंग होती है ये आप मुझसे या स्कूल से नहीं कर रहे हैं, ये चीटिंग आप खुद से कर रहे हैं। और ये जो चीटिंग करके आप जो नंबर ले आते हैं, दिस इज़ मोमेंटरी हैप्पीनेस, कुछ समय की ही खुशी मिल पाएगी आपको इससे, है ना। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो चीटिंग होती नहीं है, और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में चीटिंग करते पाए गए तो आपको 3 साल तक एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, है ना। गवर्नमेंट लिख के दे देगी कि ये बच्चा 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं दे सकता। और जब 34 साल आप 10th का एग्ज़ाम देंगे तो CBSE बोर्ड से तो नहीं दे पाएंगे, आप किसी CG बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड से दे लेंगे, बट CBSE अलाउ नहीं करेगी आपको, है ना। तो ये जो चीटिंग करके आप ये नंबर ला रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? किसी को फ़ायदा हो रहा है? किसी को भी फ़ायदा नहीं, इवन आपको भी नुकसान ही है। क्योंकि आप जब आपको मेहनत करनी चाहिए, जब आपको पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के चीटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। अगर वही ध्यान आप पढ़ाई में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। क्योंकि CBSE में ऐसा नहीं होता कि अरे पास कर दिया। अगर आप डिज़र्विंग हैं, ओके, ओनली डिज़र्विंग कैंडिडेट कैन पास द 10th बोर्ड एग्ज़ाम। इफ़ यू आर नॉट डिज़र्विंग, ओके, इफ़ यू हैवंट राइट एनीथिंग इन दी आंसर शीट्स, कैसे पास होंगे आप? कौन पास करेगा आपको? और आंसर शीट में लिखने के लिए कुछ तो आना चाहिए और कुछ आने के लिए पढ़ना चाहिए, ओके। हम यहाँ पर टीचर आपका एक एक वीडियो बनाने के लिए दिन लग जाते हैं, है ना। पहले वीडियो बनाओ, पहले तो कंटेंट डिसाइड करो, नोट्स बनाओ, फिर हम वीडियो बनाते हैं, देन एडिटिंग का पार्ट आता है, हम अपना डेटा पूरा अपलोड और डाउनलोड में ही लगा देते हैं। एंड व्हाट यू पीपल आर डूइंग नथिंग, यूजलेस वर्क, है ना। तो आप लोग वर्थलेस हो चुके हो अगर इसी तरीके से आप कर रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं, आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं जो हम अपलोड करते हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं? नथिंग, है ना। देश के हित में आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? ज़ीरो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। चीटिंग करके कौन से देश का हित होता है? जहाँ के यंगस्टर में ऐसी चीटिंग, ऐसी डिसऑनेस्टी होगी, वहाँ का देश क्या प्रगति कर सकता है? नेवर, नेवर एवर, है ना। तो आप इस देश का भविष्य हैं। यू पीपल आर डूइंग चीटिंग, डिसऑनेस्टी, बिल्कुल ट्रूथफुलनेस नहीं है आप लोग में, तो कैसे इस देश का भविष्य बनेगा? सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, ओके, एंड स्टार्ट स्टडिंग हार्ड। क्योंकि ये 10th बोर्ड है ना। यहाँ पर किसी पे कोई दया नहीं होगी। जो डिज़र्विंग होगा सिर्फ वही पास हो सकता है, अदरवाइज़ जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो तो सोच लो कि मेहनत करना अभी से शुरू कर दें, है ना। जो अभी भी 9th क्लास में 33 में पास हुए हैं, 33 में, ठीक है, 33 में पास हुए, वो तो समझ लो कि वो फेल ही थे, उनको पास किया गया है 9th क्लास में। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो अभी से, आज से ही आप हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, है ना। एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो यू आर नॉट चीटिंग विथ मी, यू आर चीटिंग विथ योर सेल्फ ओनली, okay, just remember these words. So there is no substitute of hard work. हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आपको, यू विल नॉट गेट सक्सेस, ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कोट, नो मास्टरपीस इज़ एवर क्रिएटेड बाय अ लेज़ी पर्सन। किसी भी एक ऐसे लेज़ी पर्सन को जानते हैं जिसने कोई मास्टरपीस बनाया हो? जो माइक्रोसॉफ्ट के
जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, क्या उन्होंने वो बहुत लेज़ी थे? क्या सचिन तेंदुलकर बहुत लेज़ी थे? हाँ, क्या अमिताभ बच्चन जो हैं वो बहुत लेज़ी हैं? या साइना नेहवाल बहुत लेज़ी है? क्या लेज़ी पर्सन कभी भी कोई हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं? नो, नेवर। सो यू हैव टू बी हार्ड वर्क इफ़ यू वांट टू क्रिएट हिस्ट्री। अदरवाइज़ क्या है, पड़े रहेंगे किसी कोने पे, है ना। तो हार्ड वर्क कीजिए, उसी से ही आपको सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो मन लगा के पढ़िए। तो चलो आज हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। वैसे तो ये टॉपिक हो चुका है, बट आई डोंट नो कितनों ने इसको सीरियसली पढ़ा है, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि क्या होता है जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक मेटल लिया है सोडियम, है ना। कुछ बच्चों को सोडियम का सिंबल भी नहीं पता है। सोडियम का सिंबल क्या है? तो कुछ बोलते हैं SO, कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर Na के सिवा सब बोल देते हैं, S बोल देते हैं। सल्फर का सिंबल S होता है, सोडियम का सिंबल SO नहीं होता, सोडियम का सिंबल Na होता है। तो पहली चीज़ तो आपको सारे सिंबल्स याद होने चाहिए, है ना। बहुत से बच्चों को याद भी है, पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको सिंबल्स ही याद नहीं है। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला वर्क होगा, जितने भी 1 से 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के सिंबल्स, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास, उसको लर्न करना है, ठीक है। दूसरा, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं उनके भी सिंबल्स याद होने चाहिए, जैसे मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब के भी सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहला काम आपका तो यही होना चाहिए, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सिंबल्स और उनके नेम वो याद होने चाहिए। तो सोडियम मीन्स होता है Na। हमने एक एसिड लिया H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड्स के नेम भी याद रखने चाहिए। दिस H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। एसिड और बेस जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कौन कौन से एसिड्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मेटल और एसिड का रिएक्शन कराना है। हियर मेटल इज सोडियम एंड H2SO4 इज एसिड। तो दोनों का रिएक्शन करने पे क्या बनता है? मेटल सॉल्ट। तो बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखने आपको आना चाहिए। फॉर्मूला लिखना आपको सिखा चुके हैं, कैसे लिखते हैं सोडियम सल्फेट का? पहले फॉर्मूला लिखेंगे सोडियम और सल्फेट। दिस इज द सिंबल फॉर सोडियम, दिस इज द सिंबल फॉर सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट आयन की वैलेंसी 2, है ना। 9th क्लास में एक टेबल था, उसको भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा Na2SO4, क्रॉस में जाती है वैलेंसीज, याद है आप लोगों को। सो फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। तो हमारा मेटल सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। वैसे ही फिर से हम वही सेम मेटल ले रहे हैं, आप दूसरे मेटल्स भी लेके बना सकते हैं, Mg लेके बना सकते हैं। चलो यहाँ पर Mg लेके बनाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम इज ऑल्सो मेटल, उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है MgCl2 और H2 गैस निकलती है, ठीक। बैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उसका बैलेंस ज़रूर करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूँ 2, तो यहाँ भी 2 सोडियम हो गए, यहाँ भी 2 सोडियम हो गए। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ओके। नाउ विल बैलेंस दिस इक्वेशन। हियर Mg इज 1, Mg1, H 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ। यहाँ Cl 2 हो गए, यहाँ भी Cl 2 हो गए, सो 2 हो गए। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। सो दिस वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज अ मेटल सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो इस तरीके से जब मेटल्स है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर मैंने आपको बताया था HNO3 के बारे में। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। एसिड्स के नाम ज़रूर याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जो नाइट्रिक एसिड है, जनरली जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं?
मेटल्स, कोई भी मेटल जैसे सोडियम मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, मतलब क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर लेता है। ओके, HNO3 इज़ अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज कर लेगा, किसको ऑक्सीडाइज करता है? जो H2, जैसे ही H2 निकलती है उस H2 को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, HNO3 क्या करता है? H2 को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद NO या NO2 में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्या करेगा? हाइड्रोजन को गैस को ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर में चेंज कर देता है और खुद NO या फिर NO2 में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, सॉरी, NO या NO2 में खुद रिड्यूस हो जाता है और H2 को क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। इस वजह से जो HNO3 है मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। बट इसमें एक एक्सेप्शंस है कि जो मैग्नीशियम और मैंगनीज है, ठीक है, मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल्स हैं, मैग्नीशियम Mg, मैंगनीज Mn, है ना, मैंगनीज मैग्नीशियम, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज मैंगनीज। ओके, सो ये दोनों ही ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट भी करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज भी होती है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो कौन से ऐसे दो मेटल हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज ही दो ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। उन दोनों के अलावा ऐसा कोई भी मेटल नहीं है विच रिलीजेज हाइड्रोजन गैस विद द रिएक्शन ऑफ HNO3। इज इट क्लियर? तो ये हो गया मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब हम ये इतना तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। ठीक, कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं ना। जैसे हमने पढ़ा था कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, वाटर के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है या फिर ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है। फिर हमने पढ़ा कि जो सिल्वर है, गोल्ड है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इन मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक सीरीज़ बनाई है और उनको अरेंज किया है। ठीक है, जैसे पोटेशियम जो है इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, दिस इज़ अ हाईली रिएक्टिव। और यहाँ नीचे में आप क्या देख रहे हैं? गोल्ड, इट इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, गोल्ड जो है लीस्ट है और पोटेशियम इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। पोटेशियम के बाद सोडियम होता है, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हमको जब रिलेटिव स्टडी करना है तो हम बता सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है जिंक और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक और आयरन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप इस सीरीज से कंपैरेटिव स्टडीज़ कर सकते हो दो मेटल्स का कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव है। तो अगर आप कैल्शियम और जिंक में कंपेयर करेंगे तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक। ठीक है, फिर इधर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लोग कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? गोल्ड होता है। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द डिफरेंट मेटल्स। इज इट क्लियर कि क्या क्या रिएक्टिव, कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम। तो उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या किया, इस तरीके से अरेंज किया है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। इससे हमको पता चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, और हम कंपैरेटिव स्टडीज़ भी कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है, कौन कम रिएक्टिव है। इज इट क्लियर? तो इसी के बेसिस पे हम अगली जो मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जिसमें क्या होता था, हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को क्या करता था? रिप्लेस कर देता था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन।
मेटल का रिएक्शन हम किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है। सो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका रिएक्शन हम मेटल से करा रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं हम, मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले तो आपको दोनों मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो आप देखो जिंक और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आप देखो जिंक और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक। तो जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, जिंक सल्फेट बन गया। जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है। तो जो हमारा ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसमें आप जब जिंक डालेंगे तो वो जो थोड़ी देर बाद उसको रख दीजिए तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि वो किस में चेंज हो गया है, जिंक सल्फेट में, एंड वी गेट कॉपर। ओके, सिमिलरली यू कैन सी here zinc sulfate is a salt solution, it is reacting with iron. Okay, so zinc sulfate is reacting with iron. Again we will compare the reactivity of both the metals zinc and Fe. Now you can see कि zinc और Fe में zinc is more reactive than iron. So iron जो है less reactive है, clear हुआ, आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, मतलब यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्यों नो रिएक्शन, बिकॉज जिंक जो है इट इज मोर रिएक्टिव और ये जो Fe है इट इज अ लेस रिएक्टिव, ठीक है। Fe इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दैट्स व्हाई इट विल नॉट डिस्प्लेस इट, तो यहाँ नो रिएक्शन होगा। सिमिलरली सिल्वर और कॉपर, अब देखो सिल्वर और कॉपर में से कौन ज़्यादा एक्टिव है, कॉपर ज़्यादा एक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है। तो क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो अब यहाँ पर क्या होगा, नाउ द कॉपर विल डिस्प्लेस द सिल्वर। ओके, तो हमको हमारे पास बनेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। क्लियर हुआ ना। अगर लेस रिएक्टिव है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर लेस रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, पर अगर ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर देखो सिल्वर और कॉपर में से कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर हो रहा है, कॉपर जो है, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, कॉपर जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, देन द कॉपर विल डिस्प्लेसेस दी सिल्वर। सो यहाँ पर कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है। नाउ यू कैन राइट दी बैलेंस्ड इक्वेशन। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बार बार आपको बता रहे हैं, अगर आपको होमवर्क देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का तो आपको उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। क्लियर हुआ इतना। सो अब यहाँ पर देखेंगे जिंक सल्फेट और कॉपर में, जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी कंपेयर करो। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। इट इज़ क्लियर। जिंक और कॉपर में देखो जिंक पहले आता है, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो जिंक जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज लेस रिएक्टिव, इसलिए अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन। सो क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर ये मेटल रिएक्टिव ज़्यादा है, इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, मेटल सॉल्ट के मेटल से कंपैरिजन करेंगे, मेटल सॉल्ट का मेटल और ये जो मेटल है दोनों को कंपेयर करें। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इतना ज़रूर ध्यान देंगे, दोनों की रिएक्टिविटी पे ध्यान देंगे। इतना क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तभी वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तभी वो डिस्प्लेस करेगा मेटल को उसके सॉल्ट से, अदरवाइज उसको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर जो है आयरन लेस रिएक्टिव है देन जिंक, सो वो नहीं डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पर भी कॉपर है, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो वो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा।
सो ये जानना ज़रूरी है। अब कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं इसको और समझने के लिए। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और किस में नहीं होगा, दैट वी नीड टू सी। ओके, in first question NaCl solution with copper metal. Okay, so NaCl solution is reacting with copper. तो आपको बताना है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। Now first what we'll do, we'll see the relative reactivity of both the metals. Okay, sodium and copper. So sodium और ये कॉपर है। सो जब हम नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ओके, हियर यू कैन सी द कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, so this copper cannot displace sodium from sodium solution, so there will be no displacement occur. Clear हुआ? This copper is less reactive than sodium, so this copper cannot displace this sodium. So यहाँ पर क्या होगा, no displacement, कोई reaction नहीं होगा। Clear हुआ? Next is MgCl2 is reacting with aluminium. Again we'll compare both the metals, reactivity of both the metals. You can see magnesium or aluminium. Okay. So magnesium is more reactive than aluminium. You can see from here. So here also, since aluminium is less reactive than magnesium, that's why it cannot displacement magnesium from magnesium chloride. So there will be no displacement. Okay. Next, FeSO4 is reacting with silver metal. Again check the reactivity. आयरन, FeSO4, Fe is a symbol for iron है ना, कुछ बच्चों को नहीं पता है। Fe आयरन, फेरम है ना, उसका नाम क्या है आयरन का, फेरम, लैटिन नेम बोलते हैं जिसको, ठीक। तो आयरन मेटल है, सो जो आयरन सल्फेट है या FeSO4 जिसको बोलते हैं, इट इज़ रिएक्टिंग विथ सिल्वर। तो आप देखो आयरन और इधर है सिल्वर, तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो हियर ऑल्सो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो हियर ऑल्सो देर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट अगर, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है AgNO3 और कॉपर, AgNO3 और कॉपर, Ag और कॉपर। सो आप देख रहे हो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो यहाँ पर कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। सो दिस कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो अब यहाँ पर जो कॉपर है वो सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर अलग हो जाएगा। Ag मीन्स सिल्वर, Cu मीन्स कॉपर। सो यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो आपको देखना है कि ये एलिमेंट कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है इस एलिमेंट, इस मेटल से। यहाँ पर देखो इन दोनों का कंपैरिजन किया, ये लेस रिएक्टिव था, इन दोनों का कंपैरिजन किया, ये लेस रिएक्टिव था, इन दोनों का कंपैरिजन किया, ये लेस रिएक्टिव था, इन दोनों का कंपैरिजन किया, ये मोर रिएक्टिव है। तो जहाँ भी मोर रिएक्टिव आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें आप पूरे वर्ड्स में लिखेंगे, जब इसका आंसर लिखेंगे ना, तो यू हैव टू राइट इन वर्ड्स लाइक कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, हैंस कॉपर विल डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम, सॉरी, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन sodium, so copper cannot displace sodium from sodium chloride solution. Here also aluminium is less reactive than magnesium, hence aluminium cannot displace मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो इसको आपको पूरे वर्ड्स में लिखना है व्हेन यू आर राइटिंग आंसर, और उसके बाद इस तरीके से उसको रिएक्शन को दिखा भी दो, नो डिस्प्लेसमेंट नो। जब आप इस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं ना, वर्ड्स में भी लिखते हैं, उसके बाद उसको सिंबल में भी लिखते हैं, तो जो आंसर चेक करने वाला है वो आपके आंसर लिखने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, कि भाई इस बच्चे को कुछ आता है। ओके, व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर इन बोर्ड एग्ज़ाम, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत क्लियर लिखा होना चाहिए, ठीक है, साफ साफ लिखा होना चाहिए, और
हर चीज़ आपको बताना है। केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में भी लिखने हैं और फिर उसको सिंबल के फॉर्म में भी लिखने हैं, ठीक। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको वर्ड में भी लिखेंगे कि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसको इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में भी लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।